हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और थोड़ा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप यहाँ पे यूरोप में नीदरलैंड में कैसे बस गए आके। तो आज मैं आपको अपनी वही कहानी सुनाऊंगी कि एक बरेली जैसे छोटे शहर की लड़की, उत्तर प्रदेश में एक शहर है बरेली जो बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ की लड़की नीदरलैंड में आके कैसे बस गई। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी। बरेली उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा शहर है बरेली, और वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई और वहीं पे मेरी सारी अपब्रिंगिंग हुई है। और हम 4 भाई बहन हैं और मैं उन सब में सबसे छोटी हूँ, सबसे लाडली हूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी खुद से कभी दूर नहीं किया। मतलब मैं ये बोलूँ कि मैं तो कभी उत्तर प्रदेश के बाहर भी नहीं, कि मैं कभी दिल्ली तक नहीं गई। तो मतलब विदेश में आना तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे रिलेटिव यूपी में ही हैं, बरेली के आसपास हैं। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मतलब इतना दूर आ जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी सबकी लाडली हूँ, सबसे छोटी हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी अपने आप से थोड़ा भी दूर नहीं किया। मतलब बचपन से लेके आज तक मेरी मम्मी जब भी कहीं शादी में भी जाती थी तो मेरे सारे भाई बहनों को घर पे छोड़ देती थी, पर वो मुझे ज़रूर साथ ले जाती थी, क्योंकि वो मुझे एक दिन के लिए भी अपने से दूर नहीं करती थी। लेकिन वो क्या परिस्थितियाँ आ गई कि मुझे इतनी दूर आना पड़ा, वही मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। तो जब हम सब की शादी की बात आई तो मेरे पापा ने हम भाई बहनों की शादी या तो बरेली में की या तो बरेली के आसपास की। मेरी दीदी की शादी बरेली में हुई और मेरे भाई की शादी भी बरेली में ही हुई। मेरी भाभी बरेली की हैं। और जब मेरी शादी की बात आई तो मेरी शादी कानपुर में फ़िक्स हुई। और कानपुर में वो इसलिए फ़िक्स हुई क्योंकि मेरे ससुराल का बरेली से बहुत क्लोज़ रिश्ता है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड का ननिहाल है वो बरेली में है। तो मेरे हस्बैंड के नाना नानी मौसी मामा सभी लोग बरेली के हैं। तो मेरी शादी भी कानपुर में फ़िक्स हो गई, ये सोच के कि मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि क्योंकि ननिहाल बरेली में है तो मेरा आना जाना काफ़ी फ्रिक्वेंट रहेगा और मैं उनके काफ़ी क्लोज़ रहूँगी। तो मेरी शादी कानपुर में फ़िक्स हुई थी, पर मेरे हस्बैंड गुजरात में जॉब करते थे, उनकी वो फ़र्स्ट जॉब थी। तो मेरे पापा ने सोचा कि भाई लड़की की फ़र्स्ट जॉब है और बाद में वो अपने घर के पास ही आ जाएंगे, दिल्ली की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये सोच के मेरे पापा ने मतलब शादी के लिए वो मान गए थे। और फिर मेरे हस्बैंड से मेरी शादी से पहले काफ़ी बातें हुआ करती थी, 2-3 घंटे बातें हुआ करती थी, मोबाइल फ़ोन चलते थे। तो मेरे हस्बैंड की क्या आदत थी ना, अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी फियांसे को या फिर जिनसे शादी होने वाली थी उनसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मतलब अपनी खूबियाँ बताते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड में आदत थी कि वो अपनी कमियाँ बताते थे। वो बताते थे कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, अब तुम देख लो कि तुम मेरे साथ एडजस्ट कर सकती हो या नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, किसी से भी ज़्यादा है, वाइफ से भी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं और वो अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकते और वो एडजस्ट ही नहीं कर सकते इसमें। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर तुम भी कैरियर ओरिएंटेड हो या तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो या तुम अपने कैरियर में जॉब में बहुत ऊपर उठना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, तो शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट कपल नहीं हूँ। क्योंकि अगर 2 महत्वाकांक्षी लोग एक साथ होते हैं तो उनमें से एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना कैरियर भी छोड़ दो। तो उस समय क्या था, मेरे माइंड में ऐसा कुछ कैरियर वैरियर था ही नहीं। मैंने जस्ट अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी और मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या जॉब करनी है। तो भाई मैंने कहा कि भाई ठीक है, जब कुछ है ही नहीं माइंड में तो सामने वाले का ही साथ दे देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, मैं आपके कैरियर में कभी बाधा नहीं बनूंगी और मैं मतलब मेरी वजह से आपको अपने
जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जहाँ भी आप जॉब करेंगे, जैसे भी आप जहाँ भी आप जॉब करेंगे, जिस सिटी में भी जॉब करेंगे, मैं आपके साथ वहाँ आराम से रह लूँगी और मैं भी वहीं पे ही अपनी कोई जॉब ढूँढ लूँगी। तो ये बात हमारी पक्की हो गई कि भाई मैं उनकी महत्वाकांक्षाओं के बीच में कभी नहीं आऊँगी, उनके जॉब के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी, कभी कभी कुछ नहीं बोलूँगी। और उसके बाद हमारी शादी हो जाती है। बहुत सारी कमियां उन्होंने बता दी थी और मैंने सुन ली थी, समझ ली थी, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा नहीं समझ पाई थी। उसके बाद हमारी शादी हो गई और उनकी जॉब गुजरात में थी, तो हम लोग गुजरात में आ गए और मैंने भी वहाँ जॉब मिल गई मुझे, परमानेंट जॉब, और बहुत अच्छी से लाइफ कट रही थी। 2-3 साल कट गए। मेरे हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो मेरे माइंड में कभी एक ख्याल नहीं आया कि मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब कभी फ़ॉरेन में लग सकती है, क्योंकि मैकेनिकल फील्ड ही ऐसा होता है कि फ़ॉरेन में उसकी जॉब बहुत कम होती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको ज़्यादा जॉब मिलती है यूएस या यूरोप में। तो मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल एडजस्ट हो गई थी। तभी एक नया मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में और मेरे हस्बैंड का IIM बेंगलोर में एग्जीक्यूटिव MBA में सिलेक्शन हो गया। मेरे हस्बैंड मेरे पास आया, बोले कि मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है लाइफ में और शायद ये अपॉर्चुनिटी फिर मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं MBA करना चाहता हूँ, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि अब तुम मेरे साथ हो और वहाँ पे वाइफ को तो नहीं ले जा सकते हैं हॉस्टल में, तो क्या तुम मुझे MBA करने के लिए हाँ बोलोगी? क्या तुम अकेले रह सकती हो? तो मतलब पहले तो मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि मैं अब मतलब मैं 2-3 साल से रह रही हूँ इनके साथ, अब मैं अकेले कैसे रहूँगी। लेकिन फिर ये इतने ज़्यादा खुश थे और मैं इनके कैरियर में, मैंने पहले ही बोला था कि मैं बाधा नहीं बनूँगी, तो मैंने बोला कि ठीक है, आपकी अगर खुशी MBA करने में है IIM बेंगलोर से तो आप कर लीजिए। और ये IIM बेंगलोर चले गए MBA करने के लिए और मैंने अपना वक्त कभी भाई के यहाँ, कभी बहन के यहाँ, कभी ससुराल में, कभी मायके में, मैंने ऐसे ही अपना वक्त बिताया और इनका MBA कंप्लीट हो गया IIM से। और इनकी जो ब्रांच थी वो मैकेनिकल से चेंज हो के ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इनको ऑफ़र मिलने लगे और हमारी लाइफ फिर से एक नए तरीके से चलने लगी। एक बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये काम करने लगे और धीरे धीरे मैं भी अपनी लाइफ में सेट हो गई। और क्योंकि अब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए थे तो ये इंडिया के बाहर जाते रहते थे, मीटिंग्स में जाते रहते थे, प्रोजेक्ट में जाते रहते थे, तो ये अक्सर यूरोप और US आया करते थे। महीने में इनके 1-2 ट्रिप लग जाया करते थे और मैं अकेले इंडिया में सब कुछ मैनेज करना सीख गई थी बच्चों के साथ में। एक बेटी थी तब मेरी, तो मैं अकेले सब कुछ मैनेज करना सीख गई थी, चाहे वो स्कूलिंग हो या हॉस्पिटल जाना हो, अकेले सब कुछ मैं इनके बिना मैनेज कर लेती थी। पर मैं इनके जॉब में मैं कभी इंटरफेयर नहीं करती थी, क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, इनको जैसे करना होता था ये करते थे। तो काफ़ी काम करने के बाद 7-8 साल ऐसे ही बहुत अच्छे से बीत गए मेरी लाइफ में और मुझे लगा कि बस लाइफ सेट हो गई है, बस ऐसे ही चलता रहेगा हंसी खुशी। लेकिन एक दिन फिर से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आया और इन्होंने मुझसे आके बोला कि मैंने इंडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर लिया है, अब मुझे फ़ॉरेन में काम करना है, मुझे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना है, मुझे इंटरनेशनल जो कल्चर है उसमें काम करना है। और ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं इंटरनेशनल कल्चर में भी काम करूं और बाहर की कंपनी का भी एक्सपीरियंस लूं। उस समय मैंने फ़र्स्ट टाइम पहली बार सुनते ही मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं मतलब मैं इंडिया के बाहर नहीं जा सकती, मैं अपनी कंट्री को छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। और मैंने बोला कि मैंने अभी 7-8-9 साल तक आपका बहुत बहुत ज़्यादा मैंने साथ दिया और मैंने कभी आपको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं अब
मैं अपने देश को छोड़ के नहीं जा सकती। उसके बाद भले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ इतनी ज़्यादा अटैच थी कि महीने में 2-3 महीने के लिए मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास बुला लेती थी। मैं उनके पास रहने चली जाती थी, इन-लॉज़ के यहाँ जाती थी। तो ये सब मुझे पता था कि फ़ॉरेन में पॉसिबल नहीं है और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मैंने पहली बार सुनते ही मना कर दिया कि नहीं, मैं बाहर सेटल नहीं हो पाऊँगी। लेकिन इनको यूरोप की कंपनीज़ में काम करना था। इनको यूरोपियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि ये टूर पे जाते रहते थे। तो इनको एक डेनमार्क की कंपनी में ऑफ़र मिला, जो कि मैंने पहली बार सुनते ही मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मैं ये एडजस्ट नहीं कर सकती, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इसमें कोई साथ नहीं दे सकती। फाइनली मेरे हस्बैंड ने डेनमार्क की कंपनी के लिए मना कर दिया। मना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया। वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे, बहुत ज़्यादा उनका काम में मन नहीं लगता था। उनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनकी जो सक्सेस है वो रुक गई है। फिर उन्होंने एक दिन फिर से उनको नीदरलैंड की कंपनी से ऑफ़र आया और उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया। पहले तो मुझे लगता था अरे यार, पहले तो क्लियर ही नहीं होगा सब कुछ, इंटरव्यू वगैरह इतना मुश्किल होता है बाहर की कंपनी में जॉब लगना। लेकिन उनका इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो गया, फाइनल उनको सब ऑफ़र आ गए। उन्होंने फिर मुझे आके बोला कि देखो, फिर से एक बहुत अच्छा चांस मिला है मुझे, नीदरलैंड की कंपनी में एक परमानेंट जॉब का ऑफ़र मिला है और बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी सैलरी है। प्लीज़ मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ने दो। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत सुनहरा मौका है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने देश को छोड़ दूँ, अपनी कंट्री को छोड़ दूँ, अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है फ़ॉरेन से इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है आने की। और फिर से वही हुआ कि मैंने सुनते ही मना कर दिया। मैंने इनको विदेश जाने से रोक तो लिया था, लेकिन कहीं न कहीं खो दिया था। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मनमुटाव था। इनको इतना ज़्यादा मैं दुखी भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि ये मुझसे ज़बरदस्ती या फ़ोर्सफुली भी मुझे नहीं ले जाना चाहते थे। और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान और घुट भी रहे थे, क्योंकि इनके लिए इनका जॉब और इनकी महत्वाकांक्षा ही सब कुछ थी। और ये भी एक जगह फँस चुके थे कि अब वो फैमिली का साथ दें या अपने कैरियर को चुनें। तो ये भी एक जगह फँस चुके थे और मैं भी एक जगह फँस चुकी थी कि मैं भी अब अपने हस्बैंड के साथ जाऊं या अपनी फैमिली का जो मेरे लिए प्यार है वो देखूं। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम दोनों ही एक घुटन की उसमें फँस चुके हैं। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि इनका किसी काम में मन नहीं लगता था, ना तो घर में लगता था, ना ही ऑफ़िस में लगता था। और मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इनको मैंने जो रोक लिया है, मैं कहीं ना कहीं खो दूँगी इन्हें। तो फिर उस मोमेंट पे मैंने अपने दिल को मार के और बस इनका साथ देने का निर्णय ले लिया। बहुत मन को मार के एक उपाय सोचा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आपको फ़ॉरेन में जॉब करना है तो हम एक काम करते हैं, हम 1-2 साल के लिए फ़ॉरेन चलते हैं और वहाँ पे 1-2 साल आप जॉब कर लीजिएगा, उसके बाद हम वापस से इंडिया आ जाएंगे। तो इस बात के लिए मेरे हस्बैंड रेडी हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, चलो हम 1-2 साल के लिए ही कम से कम मैं फ़ॉरेन का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र ले लेता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं ये तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि हम सिर्फ 1-2 साल के लिए चलते हैं और उसके बाद हम वापस इंडिया आ जाएंगे। मैंने भी सोचा कि लाइफ में 1-2 साल क्या होते हैं, ठीक है, साल में एक बार मिल लेंगे अपनी फैमिली से, कोई बात नहीं। अपने हस्बैंड के लिए या उनकी इस कैरियर के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं। हालांकि मेरी मम्मी, जब मैंने अपनी फैमिली को बताया था तो मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा कोई खुश नहीं था कि मैं
इंडिया के बाहर रहने के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर सब लोग मतलब मान गए, क्या कर सकते हैं, बेटी को तो वहीं जाना पड़ता है जहाँ हस्बैंड जाते हैं। तो मेरी मम्मी पापा ने इतना कुछ नहीं बोला और फाइनली मेरी पहली विदेश यात्रा शुरू हो गई और मैं इंडिया से निकलकर यूरोप आ गई, नीदरलैंड आ गई। और तब मेरे पास 2 बच्चे थे, परी थी और हनी थी। और हनी उस समय 1 साल की भी नहीं थी जब ये जॉब वॉब लगी थी। बस समझो जैसे ही उस 1 साल हुआ था तुरंत हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो हनी सिर्फ 1 साल की थी और परी थी और मैं अपनी पहली विदेश यात्रा पे आ गई थी। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। हमने सोचा था कि मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद वापस अपने देश आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई मेरे साथ में कि मैं चाह कर भी इंडिया नहीं आ पाई। और आज मुझे 6 साल से ज़्यादा हो गए, 7 साल हो जाएंगे और मैं यहीं पे हूँ। और अब शायद लगता है कि बहुत मुश्किल है आना, और वो क्या परिस्थितियाँ हो गई, मैं क्यों नहीं वापस आ पाई इंडिया, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक बरेली की लड़की नीदरलैंड में कैसे पहुंच गई। एक वादा था जो मैंने निभाया और शायद मरते दम तक निभाऊंगी, क्योंकि मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ती। तो बस उसी वादे की लाज रखने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने से मेरा कुछ प्यार अपनी फैमिली के लिए कम हो गया या अपनी कंट्री के लिए कम हो गया है। प्यार उतना ही है, दिल में जो जगह है वो उतनी ही है। मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में रहता है। तो चलिए, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 का वेट करिए, जिसमें आपको बताऊंगी कि मैं इंडिया वापस क्यों नहीं आ पाई। चलिए, मिलती हूँ अब मैं अगले वीडियो में। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो। बाय बाय।